नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन की तरफ से आपको जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है वो एक तरह से चलाई जा रही है। क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5वें का। हालांकि डिस्क्रिप्टिव भी आप इसके बारे में जान चुके हैं, मैंने बताया था आपको। इसी क्रम में जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी बात आज हम करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वंशागति का आणविक जो आधार है, उस जो चैप्टर 5 आपका है क्लास 12th के लिए, उसमें हम आप पढ़ रहे थे। अब इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, उस पर हमें आपको बात करनी है कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपसे छोटे रिक्वेस्ट कि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियोज अपलोड हों वो आपको मिलती रहें। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। जो क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चों वो आपके लिए सेलेक्टिव हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने सेलेक्ट किया गया है वो कई बार पूछा जा चुका है और उसमें आपसे कहा गया है कि आप बताएं कि डीएनए जो है अर्ध संरक्षी होता है। इसकी बात यहां की गई है, थोड़ा समझिएगा। दिया गया है डीएनए की अर्ध संरक्षी द्विगुणन विधि पर टिप्पणी लिखिए, पहली बात। दूसरा, डीएनए की प्रकृतियन पर टिप्पणी लिखिए। अगला, डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुल मिलाकर के डीएनए अर्ध संरक्षी होता है, इस पर आपको बात करनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियरिफाई करनी है। इस चीज को अच्छे से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चंस को देखें, आंसर करने का प्रयास करें बच्चों। देखिए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चंस में डीएनए प्रतिकरण या द्विगुणन क्या है इसको यहां पहले समझाया गया है, तो पहले इसको ध्यान देते हैं। दिया गया है, जब कोई कोशिका वृद्धि की अधिकतम सीमा पर पहुंच जाती है और विभाजन के लिए तैयार होती है तो डीएनए का द्विगुणन होता है। यह बात आपको पता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। वाटसन एवं क्रिक साहब ने डीएनए का प्रतिरूप और संरचना देने के साथ साथ इसके द्विगुणन विधि का भी निरूपण किया, यानी द्विगुणन कैसे होता है इसको भी समझाने का प्रयास किया। बाद में कार्नबर्ग, जो कि 1959, नाम था कार्नबर्ग, जो कि 1967 और 1959, तो यहां से स्टार्टिंग उनकी हुई थी और यहां तक उनकी जो है स्टडी कह दे या रिसर्च कह दे चला। उसमें उन्होंने बताया, साथ ही साथ मेल्सन साहब एक नाम जुड़ जाता है ना। आदि वैज्ञानिकों ने इस विधि का सही रूप बता करके पुष्टि की। बाद में अकोवा तथा कार्नबर्ग, इनका नाम भी आप पहले भी देख चुके हैं। साइंटिस्ट का नाम क्या है? अकोवा। और एक साइंटिस्ट है कौन? आपने लिखा है कार्नबर्ग, ऊपर है आपके पास। इन दोनों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया और उसके बाद 1959 में जो एक्चुअल फिगर था वो मेरे बच्चों आया। एक्चुअल फिगर निकल करके उसमें क्या हुआ, कहा गया डीएनए के इन विट्रो संश्लेषण के लिए इन्होंने जिम्मेदारी संभाली और संश्लेषण पॉसिबल था यह दिखाया। कुल मिलाकर के इनको 1959 का 1959 का इनको नोबेल प्राइज सिर्फ इस वजह से मिला क्योंकि इन्होंने ही इन विट्रो इसका संश्लेषण दिखाया था। किसका मेरे बच्चों? डीएनए का। ठीक है,
तो इन विट्रो संश्लेषण इन्होंने ही शो कराया था। आगे देखिएगा, इसके अनुसार एक जटिल क्रियाओं का समूह है, कौन? द्विगुणन। द्विगुणन क्या है? एक जटिल क्रियाओं का समूह है, आगे दिया है, जो अनेक एंजाइम इत्यादि की उपस्थिति में पूरा होता है। क्षारकों के जोड़ों के हाइड्रोजन बंध खुल जाने के कारण दोनों सूत्र या कुंडलन अलग अलग हो जाते हैं। दो कुंडलन क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, और जो ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं दोनों कुंडलन क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। आगे देखिएगा मेरे बच्चों, इस प्रकार क्षारक जो पगदंड में थे अब इधर उधर हो जाते हैं, यानी क्रम से जो अर्जिष्ट थे पगदंड की तरह, वह अब क्या है? थोड़ा सा लेफ्ट राइट इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें यहां बताई गई, और डाइवर्ट वो जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी चर्चा आगे की जा रही है। देखिएगा, कह रहे हैं दोनों जो जनकी कुंडली होते हैं, कुंडलन, यहां देखिएगा, दोनों जनकी कुंडल अलग अलग सांचे के समान कार्य करते हैं। यानी जो डीएनए का मेरे बच्चों थ्रेड था वो अब खुल गया है ना। अब एक जो होगा दूसरे के लिए क्या करेगा? अलग सांचे का काम करेगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक रज्जुक पर इसी समय केंद्रक द्रव्य में नए न्यूक्लियोटाइड अणु बनकर उभरे अणुओं के साथ जुड़ने लगते हैं। अब क्या होगा? यह क्रिया आगे बढ़ती रहती है और प्रत्येक जनकी रज्जुक से यानी थ्रेड से उसका पूरक रज्जु बन जाता है, यानी एक तरह से कॉपी कह दें, वह जो है यहां बन करके आपको मिलने लगता है। इसी क्रिया में एडेनिन युक्त न्यूक्लियोटाइड थायमीन युक्त न्यूक्लियोटाइड के साथ तथा साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ा बनाता है। इस प्रकार बने हुए दो डीएनए अणु मात्र अणु के ही समान होते हैं। ठीक है, आगे दिया है प्रत्येक पुराने कुंडलन, यहां देखिए पुराना वाला है मेरे बच्चों, पी फॉर आप ओ फॉर ओल्ड जानते हैं, या इसको लिख ही लीजिए क्या? पुराना है ना, ये भी पुराना है मेरे बच्चों, पुराना वाला है। इसके साथ नया वाला क्या करेगा मेरे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, नया वाला जो है वह यहां बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बनने के साथ साथ इसमें मेरे बच्चों बॉन्डिंग की भी कंडीशन आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, और जब बॉन्ड बनेगा तो डबल हेलिकल मॉडल में यह फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। एक नया हो गया, ये पुराना हो गया, ये पुराना है मेरे बच्चों, ये भी पुराना है, और ये हो गया नया। यहां भी मेरे बच्चों नया हो गया, तो एक नया थ्रेड हो गया, दूसरा पुराना हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि अर्ध संरक्षी की बात कर रहा है, साथ ही साथ पुराने कुंडल जो हैं वह कैसे समानता रखते हैं, यह भी बात हो गई। आगे देखिए, कह रहा है नए कुंडल पूरक कुंडल की ही तरह होते हैं और बनने वाले दोनों अणु एक दूसरे के समान मात्र अणु की पूरी तरह कॉपी होते हैं। यानी जो पेरेंट्स मात्र होता है उसके ठीक हूबहू कॉपी की तरह यह आपको देखने को मिलेंगे। आगे देख दिया है, इसका अर्थ यह है कि द्विगुणन की यह विधि अर्ध संरक्षी है, जिसे आप सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है कि सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षी का क्या अर्थ है। आधा नया वाला थ्रेड होना और आधा पुराना वाला, तो नया पुराना दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, आधा क्योंकि नया है इसी वजह से कहा जा रहा है अर्ध संरक्षी, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं मेरे बच्चों सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव भी नाम इसी को देते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि जनक का एक कुंडल पूर्णतया संरक्षित होता है किंतु दूसरा नए सिरे से बनता है, इसी वजह से ऐसी बात कही जाती है।
तो ये दो बात हमने आपको समझाई, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे दिया है मेल्सन साहब और स्टाहल, है ना, मेल्सन और स्टाहल साहब ने क्या किया था, जीवाणुओं पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, स्पेशली स्क्रेचिया कोलाई, ई कोलाई जिसे आप कहते हैं मेरे बच्चों, इंटेस्टाइनल रीजन में पाया जाता है। उसमें जो रेडियो एक्टिव N15 होता है, N15, उसका प्रयोग करके कई पीढ़ियों तक एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट के बेस पे यह जो बात है इसकी पुष्टि की गई। तो याद रखिएगा, पुष्टि की जब भी बात आएगी तो मेल्सन और स्टाहल साहब का नाम जरूर आप लीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया था, यह बात क्लियरिफाई कर दी थी। और यहां देख लीजिए, पहले कुंडली का खुलना हो रहा है मेरे बच्चों, यहां नीचे देखिए कुंडली खुल रही है, डीएनए जो है वह खुल रहा है और खुलने के साथ आप देखेंगे कि यहां से यहां वाले पोर्शन में देखिए ये खुल रहे हैं और यहां देखिए नया वाला बनता चला जा रहा है। एक थ्रेड ये पुराना वाला है मेरे बच्चों, दूसरा ये नया वाला बन रहा है, ठीक है। तो ग्वानिन साइटोसिन से है ना 3 बांड से और थायमिन एडेनिन से मेरे बच्चों 2 बांड से, यानी 2 हाइड्रोजन बांड से जुड़े हुए होते हैं। यह भी याद रखिएगा, यह भी कई बार पूछ दिया गया है, एमसीक्यू टाइप, है ना। तो यहां देख लीजिए ये चारों समक्षारों के नाम दे दिया गया है और बंध का खुलना और जुड़ना यहां दिखाया गया। देखिए डीएनए अणुओं का द्विगुणन अर्धसंरक्षी होता है। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए के दोहरे हेलिक्स की प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते समय स्पष्ट कर दिया था कि डीएनए द्विगुणन अर्धसंरक्षी होता है। यहां देखिए दिया है द्विगुणसूत्री डीएनए, दोनों सूत्र नाइट्रोजनी समाक्षारकों के माध्यम से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। डीएनए अणुओं के द्विगुणन के समय उपयुक्त संभावित प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसा भी स्पष्ट किया गया था। तो आप यहां देख सकते हैं मेरे बच्चों, आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि डीएनए अर्धसंरक्षी होता है, इस बात को स्पष्ट करिए। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लें, क्लेरिफाई कर लें। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। यहां देखिए उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया है द्विगुणन के बारे में। कहा है क्या, प्रक्रियाओं प्रत्येक पद को चलाने के लिए कुछ निश्चित प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो 2 होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज, पहला होता है डीएनए पॉलीमरेज, है ना, और एक दूसरा होता है मेरे बच्चों क्या, डीएनए लाइगेज, है ना। तो एक डीएनए पॉलीमरेज होता है मेरे बच्चों और दूसरा होता है डीएनए लाइगेज। ये 2 एंजाइम की आवश्यकता होती है। आगे कह रहा है सभी एंजाइम एक एंजाइम तंत्र यानी एंजाइम सिस्टम के रूप में होते हैं, जिन्हें प्रतिकरण उपकरण कहते हैं, यानी कॉपी करने वाले उपकरण, या रिप्लिसोम के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इन्हीं एंजाइमों के समूह को जो कि द्विगुणन करेंगे नाम देते हैं मेरे बच्चों रिप्लिसोम। अगर आ जाए तो आप यह ना कहिएगा कि इसके बारे में हमें पता नहीं है कि रिप्लोसोम क्या होता है। तो रिप्लोसोम अपने दिमाग में बच्चों फिट कर लीजिएगा। आगे दिया है डीएनए के द्विगुणन के कारण ही जीवों में प्रजनन की क्रिया संभव हो पाती है मेरे बच्चों। आगे दिया है इसी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा एवं प्रकार सदैव स्थिर तथा समान बनी रहती है, ठीक है। लास्ट पोर्शन में मेल्सन तथा स्टाकहर्न का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें डीएनए द्विगुणन के अर्धसंरक्षी होने वाली बात मैथ्यू मेल्सन तथा फ्रैंकलिन टाहल द्वारा 1958 में ई कोलाई नामक जीवाणुओं में रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पे क्लियर किया गया था। यह बात हमने आपको पहले ही पोर्शन में बता दी थी। क्लियर है यहां तक? अब ये देखिए मेरे बच्चों, एक ये थ्रेड है 19 वाला और इसमें देखिए अर्धसंरक्षी के बेस पे 2 अलग अलग आपको डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस किया जा रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, जिसमें एक आधा हिस्सा पुराने वाले का है और आधा क्या है, नए वाले का है। इसमें देखिए
ये 2 बना, 2 से फिर अलग बन रहा है ना। तो ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाया है, जिनकी बात अभी हो रही थी साइंटिस्ट की। आगे दिया है आइसोटोप समाप्त सामान्य नाइट्रोजन अणु से भारी होते हैं, संवर्धित माध्यम से, कल्चर मीडियम से इनको यूज किया जाता है। इसी संवर्धन माध्यम में उन जीवाणुओं का कई पीढ़ियों तक पुनरुत्पादन करने दिया गया है। इसके बाद इन जीवाणुओं के डीएनए के दोनों सूत्रों का अध्ययन करने पर पाया की गया कि उनके प्यूरिन तथा पिरिमिडीन्स N19 के स्थान पर N15 नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं। कुछ N19 के हैं, कुछ क्या हैं, N15 के हैं। जब N15 युक्त जीवाणुओं को N14 के वाले माध्यम में संवर्धन किया गया, तब क्या देखा गया, तो यह देखा गया कि नई पीढ़ी के जीवाणुओं के डीएनए में एक दूसरे सूत्र की अपेक्षा अधिक भारी था। अतः स्पष्ट है कि डीएनए भारी सूत्र पैतृक सूत्रों का प्रदर्शित करता है तथा इसमें N15 आइसोटोप है और नए हल्के सूत्र में जो कि संवर्धन का माध्यम। कुल मिलाकर के यह जो उनका एक्सपेरिमेंट था मेरे बच्चों, उसका एक्सप्लेनेशन है, ये आपको मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट स्टोरी है। अगला क्वेश्चन जो आपको सेलेक्ट किया गया है, आप देखिए, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत मॉडल के बारे में है। वाटसन और क्रिक मॉडल की संरचना बताइए, क्रिक मॉडल ने क्या दिया था, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताइए, वाटसन तथा क्रिक के बारे में आपको देखना है। तो यहां मॉडल देखें दोस्तों, क्वेश्चंस को ध्यान दें। जब हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, थोड़ा देखिए। जब मेरे बच्चों हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो हमको दिखाई देता है क्या, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के बारे में। क्या देखिएगा, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना अत्यंत जटिल यौगिक। वहां द्विगुणन की बात हम क्लियर कर रहे थे। यहां क्या है, हम यह देखेंगे कि डीएनए का जो मॉडल दिया गया था वाटसन क्रिक के द्वारा, डबल हेलिकल, जिसको हम 1-2 बार बना भी चुके हैं, आप देख सकते हैं ऐसा वाला, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक विशिष्ट विधि से कुंडलित रहती हैं तथा प्रत्येक श्रृंखला में सहस्त्रों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी हर श्रृंखला में, सहस्त्रों का मतलब हजारों न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, जुड़े हुए होते हैं। इस बात को भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, यानी यहां आप देखेंगे कि हजारों न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ करके थ्रेड का निर्माण कर रहे हैं। यह कहां से क्लियर हुआ, वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने जस्टिफाई किया या कह दे क्लियरिफाई किया। आगे देखिए, डीएनए की प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक अणु पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज प्रकार की होती है। एक फास्फेट समूह शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ा होता है, इसे डीऑक्सीराइबोज भी कहते हैं। 5वें कार्बन से जुड़ा होता है, याद रखिएगा। इसमें एक अणु नाइट्रोजन क्षारक के जुड़ने से डीऑक्सीराइबोटाइड बनता है। डीऑक्सीराइबोटाइड, ये नाम याद रखिएगा। डीएनए में केवल 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कौन कौन सा, प्यूरीन अगर आप लें तो प्यूरीन का एडेनिन है ना, और ग्वानिन। और जब हम पिरिमिडीन की बात करेंगे तो पिरिमिडीन का क्या है, इसके भी 2 हैं, एक थायमीन है मेरे बच्चों और दूसरा क्या है, साइटोसिन। और आरएनए में साइटोसिन की जगह क्या होता है, थायमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, याद रखिएगा। इस प्रकार केवल 4 प्रकार के ही डीऑक्सीराइबोस या 4 प्रकार के ही डीऑक्सीराइबोटाइड्स डीएनए अणु की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को बनाते हैं। यानी 4 प्रकार के ही डीऑक्सीराइबोटाइड्स जो है डीएनए श्रृंखला के निर्माण में भाग लेते हैं। आगे देखिए, फ्रैंकलिन साहब जो थे और विल्किंसन साहब जो थे, इन्होंने एक्सरे क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के आधार पर डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के
होने का भी संकेत दिया है, यहां से भी उन्होंने क्लेरिफाई किया है, किसने? विल्किंसन साहब और फ्रैंकलिन साहब ने। आगे देखिए, इसके लिए उन्हें अगले अध्ययनों में भागीदारी होने के कारण वाटसन व क्रिक के साथ नोबेल पुरस्कार 1962 से सम्मानित किया गया था। यानी जब 1962 में 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया बायोलॉजी, देखा जाए तो साइंस के बेसिस पे बायो में, तो यहां इनको क्या मिला? यहां विल्किंसन और फ्रैंकलिन साहब का भी नाम हुआ, सिर्फ वाटसन और क्रिक साहब नहीं आए थे सिर्फ, है ना। तो हम लोग डबल हेलिकल के बेस पे आगे वाले पोर्शन में थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे। इनके अध्ययनों के फलस्वरूप, यानी जो इन्होंने स्टडी किया था उसके फलस्वरूप क्या हुआ है? डीएनए अणु की संरचना का स्पष्ट विवरण तथा उसका मॉडल वाटसन और क्रिक ने 1953 में ही प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने अन्य के साथ नोबेल पुरस्कार 1962 में सम्मानित किया गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आगे देखिए, डीएनए अणु का एक द्विसंरचनात्मक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, अर्थात देखिए यहां क्लियर किया है, डीएनए अणु न्यूक्लियोटाइड से बनी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला चेन होती है अथवा कुंडलित या हेलिक्स से मिलकर बनता है। हेलिक्स का मतलब आप समझते होंगे, जो ऐसा होता है ना, ऐसा घुमाव जो होता है, दैट्स आर हेलिक्स, है ना, तो बनता है। अब आगे देखिए दिया है, सूत्रों की संरचना प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा फास्फेट मूलक के द्वारा होती है। आगे दिया है, फास्फेट मूलक श्रृंखला के अंदर शर्करा के तीसरे पांचवें कार्बन परमाणु के साथ जुड़ने होते हैं, यानी तीसरा जो है पांचवें कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ाव का ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, पगडंडों की संरचना नाइट्रोजन साक्षकों के जोड़े से होती है। बीच बीच में यह पगडंडी जैसा जो बन जाता है, यह नाइट्रोजनी समाक्षारों के जुड़ने से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। प्रत्येक जोड़े में प्यूरीन तथा पिरिमिडीन क्षारक होता है, पिरिमिडीन और प्यूरीन दोनों क्षारक इसमें पाए जाते हैं। वहीं दिया है, एडेनिन प्रकार का जो प्यूरीन क्षारक केवल थायमीन प्रकार की पिरिमिडीन क्षारक के साथ तथा ग्वानीन क्षारक प्यूरीन क्षारक केवल साइटोसिन प्रकार की पिरिमिडीन क्षारक के साथ नया बंध बनाता है, किसी अन्य के साथ नहीं। नाइट्रोजन क्षारकों में से प्यूरीन क्षारक अपने नवे कार्बन स्थान से और पिरिमिडीन क्षारक अपने तीसरे कार्बन, नवे कार्बन और तीसरे कार्बन के स्थान पर डीऑक्सीराइबोज शर्करा के प्रथम कार्बन के साथ जुड़ा होता है। थोड़ा श्रृंखला देखें मेरे बच्चों, तो आपको ये चीज थोड़ा और समझ में आएगी कि कैसे जुड़ाव होता है। डायग्राम देखें, क्लियर हो रहा है? देखिए बच्चों, शर्करा फास्फेट श्रृंखलाएं क्षारक युग्म यहां है, इस तरह से देखिए आपस में जुड़ाव को शो किया गया है। और ये बॉन्डिंग है बीच बीच की जो है, देखिए यहाँ थायमीन एडेनिन से जुड़ा हुआ है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। इनके जुड़ाव के बीच में 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इनके बाद बीच में 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना। यहाँ देखिए 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर एंड है, 3 से 5 की तरफ, और यहाँ उल्टा हो जाता है, क्या 5 to 3 होना चाहिए, है ना,
तो यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑड कर दिया है इन्होंने, है ना। 5 to 3 यहाँ भी लिख दिया है। अच्छा ठीक है, हाँ 3 to 5 इधर है, अब यहाँ क्या है 5 to 3, है ना, या कहते हैं 3 to 5 इधर, एक इधर जाता है 3 to 5 और एक जो है क्या करता है 5 to 3 होता है, यानी उधर जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा है उन्होंने, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में फास्फेट मूलक के द्वारा न्यूक्लियोटाइड शर्करा के साथ जुड़ने होने का 3 से 5 कार्बन की ओर होता है। किसकी तरफ जुड़ेगा? 3 से 5, 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर। आगे दोनों श्रृंखलाओं में एक क्रम होता है 3 to 5, दूसरी श्रृंखला में 5 to 3 होता है। यानी अगर एक श्रृंखला 3 to 5 है मेरे बच्चों, तो दूसरी जो बनने वाली श्रृंखला है वो क्या होगी 5 to 3 होगी, अर्थात दिशा विपरीत होगी। इस प्रकार शर्करा तथा फास्फेट श्रृंखला का स्तंभ रूपी अनुदैर्ध्य भाग बनाते हैं तथा नाइट्रोजन क्षारक पगडंडों के रूप में स्तंभों के साथ समकोण स्थिति में होने के कारण सीढ़ी समान स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए इनका जो ये एंगल है वो 90 डिग्री जैसा होता है। समझ में आ रही बच्ची बात? क्लियर है? आगे बढ़े मेरे बच्चों। यहां एक चीज और आप डबल हेलिकल में समझ लीजिएगा, हेलिक्स जो बनाते हैं, डबल हेलिकल जो मॉडल है मेरे बच्चों, हमने पिछले रिवीजन में आपके बनाया है। थोड़ा सा देखिएगा मेरे बच्चों। अब इनका जो थ्रेड है हमने आपको लेक्चर जब कंप्लीट कराया था तो उसमें इस तरह के डायग्राम के बेसिस पे आपको समझाया था। फिर यहाँ आपको दिखाया था तो कैसे बॉन्डिंग सीढ़ी नुमा हो रही है। लगभग 10 बॉन्डिंग होती है मेरे बच्चों। तो 3 इसमें 3 इसमें 6 कर लीजिए, 4 इसमें 10 हो जाएगी, है ना। तो यह स्थिति होती है मेरे बच्चों, आप देख लीजिएगा। और इसमें भी एक जो थ्रेड है हमने आपको दिखाया था और उसमें समझाया भी था। एक थ्रेड अलग होता है यानी नया होता है, और दूसरा थ्रेड क्या है पुराना वाला ही होता है। इसी के बेस पे डीएनए को अर्ध संरक्षी कहा जाता है। यह बात भी आप डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं। ये डबल हेलिकल मॉडल है, कैसे जुड़े हैं इस चीज को आपको यहां क्लियरिफाई करना था। ठीक है, तो मेरे बच्चों डबल हेलिकल मॉडल पे भी जब क्वेश्चन आए तो आपको व्यवस्थित डायग्राम के साथ समझाना है, और यह वाला डायग्राम जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन जो थे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं मेरे बच्चों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।